सीढ़ियां ऊपर नहीं नीचे उतरती हैं। उमर ने ये नोट हाथ में लिया तो उसके मुना से एक आहिस्ता सी सांस निकली। ये नोट शायद किसी छपी हुई गवाही का ताला खोल सकता था। फारिस ने कहा, यह पैगाम वाज़ेह करता है कि सच हमें ऊपर नहीं, नीचे के तारिक रास्तों में तलाश करना होगा जहां प्रोजेक्ट एज के निशान छुपे हैं। दोनों ने फैसला किया कि वो इस बार सिर्फ पुलिस पर इन्हिसार नहीं करेंगे। उन्हें खुद लीड लेना होगा, खुद पता लगाना होगा कि किसने हारिस को बीज के तौर पर इस्तेमाल किया और उसका क्या मकसद था। उम्र ने घर में सबको एक जगह बुलाया और खुद उनके सामने सब बातें रख दें। हमें उस जंग को मुकम्मल करना होगा, मगर गैर जरूरी ताकत इस्तेमाल किए बगैर। ज़ारा ने सिर हिलाकर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मगर होशियारी से। उसके बाद कई दिन गुजरे। रोजाना किसी न किसी रब्त या सबूत के टुकड़े मिलते। एक रात पुलिस ने एक पुराने गोदाम के करीब से कुछ दस्तावेजात और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जब्त की, जिनमें प्रोजेक्ट एज के रिकॉर्ड्स थे। यही वही फाइलें जो उम्र ने कई साल पहले देखी थी। मगर अब मालूम हुआ कि यह प्रोजेक्ट महज कारोबारी धोखा नहीं था। उसमें लोगों को बेदखल करने, जमीनें छीनने और कारोबारी दुश्मनों को खत्म करने की एक संजीदा साजिश थी। उसके पीछे न सिर्फ एक इंसान तह के तौर पर छिपा था, बल्कि कई सरकारी और नीम सरकारी चालें भी थीं, जो किसी ने रकम, ताकत और असर व रसूख के नाम पर चला रखी थी। पुलिस ने कुछ नाम इंदराज किए, मगर बहुत सी खफिया पसंदीदा कुव्वतें जिनका असर हर घड़ी महसूस होता था, पोशीदा रहें। फिर एक रात एक काबिल एतबार सादा आदमी ने उम्र के घर के बाहर से राब्ता किया। उसका चेहरा पिराने दिया था, मगर आंखों में खौफ और सच्चाई दोनों रोशन थे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे वालिद के घर का खादिम रहा। मैंने सब कुछ देखा था, मगर डर के मारे बोल न सका। मैंने हारिस के वालिद को देखा जब वो छिप कर किसी का खत लिख रहा था, और मैंने देखा कि किसने बेटे को उद्धार लिया, किसने उसे तुम्हारी जात के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस आदमी के अल्फाज ने सबको हिला कर रख दिया। एक बार फिर घर का माहौल संजीदा हो गया। उसके बाद एक तवील गुफ्तगू हुई, रात भर बातें हुई, और वो बूढ़ा आदमी बताता गया कि कैसे 10-20 साल पहले एक मुआहिदा हुआ जिसने खानदानी जमीनों और कारोबार की बुनियादों को हिला दिया। उसने बतलाया कि हारिस के वालिद ने एक ऐसी चाल चलने की कोशिश की जिसे घर के बड़े समझ न सके। उसमें मुआहिदा करने वालों ने अपने मफादात को मुकद्दम रखा और एक बेटे की जिंदगी को बीच दिया। जब यह सच सामने आया तो सबने महसूस किया कि शायद हारिस के अंदर जो नफरत और इंतकाम भरा था, वो इस नफसियाती नुकसान का अक्स था। किसी ने उसे छोटा बच्चे समझकर तरबियत दे दी, मगर उसकी यादों में जो तलखी बस गई, वो फिर आने वाली नस्लों में दर्द बनकर निकलती रही। उम्र ने आहिस्ता से कहा, हमें उसे मुआफ करने की जरूरत है, पहले उसको, फिर खुद को, फिर दुनिया को। ज़ारा ने जवाब दिया, माफी आसान नहीं, मगर उसे जिंदगी बख्श सकती है। मगर माफी देने से कबल हकीकत का सामना जरूरी था। एक रात जब सब घर में सो रहे थे, अहमद ने खिड़की के बाहर एक चमकती हुई चीज देखी। ये दरअसल एक छोटी सी मेमोरी कार्ड थी जिस पर एज ट्रैक लिखा था। अहमद ने फौरन उसे उठाया और अंदर आकर उमर को दिखाया। उमर ने कार्ड को खोला तो उसमें एक मुख्तसर वीडियो थी जिसमें एक आदमी स्क्रीन के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा जज्वी तौर पर छिपा हुआ था, मगर आवाज वाज़ेह थी, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सच वही है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा था। तुम्हारे वालिद ने मुझसे वादा तोड़ दिया और मैंने अपने बेटे को इस वादे की कमाई देनी सिखाई। वीडियो में कुछ नंबर्स और एड्रेसेस आए जिन्हें उम्र ने फौरन पुलिस के साथ शेयर किया। यह दिमाग को झंझोड़ देने वाला सबूत था। एक लड़ी की इब्तिदा मिल गई थी जो साया तक पहुंचाती थी। पुलिस ने उस निशानी के मुताबिक एक छापा मारा और एक गैर मुतवक्का मकाम से एक 20 साल पुराना नोटिस और कुछ लिखी हुई खतूत मिले। खादिम की आवाज में कांपती हुई सच्चाई थी, जैसे बरसों की दबी हुई आवाज आखिरकार फट कर बाहर आ गई हो। उमर ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जबकि ज़ारा ने जल्दी से उसके लिए पानी का गिलास लाकर रखा। घर का माहौल यकसर तब्दील हो चुका था। हुआ में मालिक खामोशी के पार हर कोई उस बूढ़े आदमी की आंखों में छुपे राजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम यूसुफ है, बूढ़े ने आहिस्ता से आगाज किया। मैं आपके वालिद साहब जनाब ताहिर इकबाल के घर 25 साल तक खादिम रहा। मैंने वो सब कुछ देखा, वो साजिशें, वो रातों रात होने वाली मुलाकातें और वो खत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हारिस, जो अब तक खामोशी से एक कोने में बैठा सूरज की किरणों को जमीन पर गड़ता देख रहा था,
यकाएक मुतवजा हुआ। उसकी सांसों में एक इत्तरारी सी तेजी आ गई। ये उसके अपने माजी के बारे में था, उसके वजूद के उस परासरार हिस्से के बारे में जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था। क्या खत? हारिस की आवाज लर्ज रही थी। यूसुफ ने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर के खौफ को काबू में कर रहा हो। वो खत आपके हकीकी वालिद आबिद खान ने लिखा था। वो जनाब ताहिर के कारोबारी साथी थे, मगर उनके दरमियान एक बड़े ठीके को लेकर सख्त इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। ताहिर साहब जीत गए और आबिद साहब को ना सिर्फ माली नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उनकी साख भी मजरूह हुई। यही से उनके दिल में इंतकाम की आग भड़की। उमर ने जारा की तरफ एक मुख्तसर सी नजर डाली। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यही वो जड़ है जिसे वो ढूंढ रहे थे? यूसुफ ने अपनी बात जारी रखी। आबिद साहब ने एक दिन रात के अंधेरे में ताहिर साहब को एक खत लिखा। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लिख रहे थे, तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। अब मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेकर रहूंगा। तुम्हारा खून तुम्हारे ही खिलाफ गवाही देगा। मगर उस वक्त मैंने उस बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। मैंने समझा यह सिर्फ गुस्से की बात है। मगर फिर, जारा ने पूछा, उसके होंठ खशक हो रहे थे। मगर फिर वो दिन आ गया। यूसुफ की आवाज मजीद पस्त हो गई। जब आपके घराने पर वो हादसा पेश आया, ताहिर साहब और उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, और फिर आबिद साहब गायब हो गए। उनके साथ उनका छोटा बेटा हारिस भी था। उस वक्त हारिस सिर्फ 3 बरस का था। सबने समझा ये भी हादसे का शिकार हो गया या फिर कोई अगवा करके ले गया। मगर मैं जानता था कि आबिद साहब ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। उन्होंने ताहिर साहब की सबसे कीमती चीज, उनके नवासे, उनके खून को ही अपने साथ ले लिया था। मगर डर के मारे मैंने कभी किसी से बात नहीं की। आबिद साहब के जाने के बाद उनके लोग भी यहाँ से चले गए और मैं बेरोजगार हो गया। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों में दर्द पैदा कर रही थी। हारिस का चेहरा बिल्कुल बेजान हो चुका था। ये सच्चाई उसके लिए एक नया जख्म थी, जो पहले से मौजूद तमाम जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। वो अपने आप को एक ऐसी जंग का हथियार समझ रहा था जो उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसके अपने खून ने, उसके अपने खानदान ने ही उसे दुश्मन बना दिया था। तो मैं सिर्फ एक इंतकाम का निशाना था? हारिस की आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो उसके अंदर के तूफान को छुपा रहा था। मेरे अपने बाप ने मुझे सिर्फ इसलिए पाला, सिर्फ इसलिए प्यार दिया ताकि वो एक दिन मुझे मेरी ही दूसरी फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उमर फौरन उठा और हारिस के पास जाकर बैठ गया। उसने अपना हाथ हारिस के कुंधे पर रखा। नहीं हारिस, तुम गलत मत समझो। तुम किसी जंग का हथियार नहीं हो। तुम हमारे भाई हो। तुम्हारी पैदाइश से पहले हुए फैसलों का तुम पर कोई कसूर नहीं। तुमने जो कुछ महसूस किया है, जो कुछ झीला है, वो एक ऐसे निजाम का नतीजा है जिसमें तुम्हें बतौर गड़िया इस्तेमाल किया गया। मगर अब तुम बड़े हो चुके हो। अब तुम्हारे अपने फैसले हैं। जारा ने भी करीब आकर कहा, उमर सच कह रहा है हारिस। नफरत की यह कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। हम सब मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर हारिस की आंखों में जो तूफान उठ रहा था वो आसानी से थमने वाला ना था। उसके अंदर का बच्चा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे प्यार के साए में गुजारी था, टूट रहा था। उसने अपने आप को इतने बड़े धोखे का मरकज पाया था कि उसका अपना वजूद ही उसे बेवजन लग रहा था। यूसुफ ने एक पुरानी डायरी निकाली जिसके सफहात पहले पढ़ चुके थे। ये लीजिए, ये वो डायरी है जिसमें मैंने उस वक्त के कुछ वाकयात नोट किए थे। शायद उसमें वो कुछ हो जो आपकी मदद कर सके। उमर ने डायरी ली। ये सच तक पहुंचने की एक नई कंजी थी। अगले कई दिनों तक उमर और फारिस ने मिलकर यूसुफ की डायरी और लिफाफे में मिली नोट का मुताला किया। सीढ़ियां नीचे उतरती हैं वाली बात अब ज्यादा वाज़ेह हो रही थी। उन्होंने पुराने शहर के इस इलाके में जाना शुरू किया जहां कभी आबिद खां की प्रॉपर्टीज थीं, जहां पुराने गोदाम और मतरों की इमारतें खड़ी थीं। एक दिन एक पुराने गोदाम के तहाने में उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। उस कमरे में पुराने कंप्यूटर, फाइलें और ऐसी दस्तावेजात थीं जो प्रोजेक्ट एज के असल मकसद को बेनकाब कर रही थी। ये महज एक कारोबारी धोखा नहीं था। ये लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करने, उन्हें माशी तौर पर तबाह करने और फिर उनकी जमीनें हथियाने का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। आबिद खां
जो अब साया बन चुका था, इसका सरगना। इधर घर में हारिस एक नए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ था। यूसुफ की बताई गई कहानी ने उसके जहन में एक नई कशमकश पैदा कर दी थी। एक तरफ वो फैमिली थी जिसने उसे पाला पूसा, जिसके प्रिंसिपल्स और नफरतें उसकी रगों में उतार दी गई थी। दूसरी तरफ वो फैमिली थी जिसका वो हकीकी खून था, जिसे उसने अपनी जिंदगी भर दुश्मन समझा था। वो किसका साथ दे, किसे अपना समझे? एक रात जब सारा घर सो चुका था, हारिस ने अपने बस्तर पर लेटे लेटे फैसला किया। वो खामोशी से उठा, एक छोटा सा बैग पैक किया और एक नोट लिखने बैठा। वो जा रहा था। वो अपने हकीकी बाप आबिद खां यानी साया से खुद जाकर मिलने जा रहा था। वो उससे सीधे सीधे पूछना चाहता था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी? क्या उसने उसे कभी प्यार किया था, या वो सिर्फ एक हथियार था? नोट लिखकर वो खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसे पता था कि यह खतरनाक है, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अपने आप को ढूंढना था। सुबह जब उमर और जारा ने हारिस के कमरे में उसे ना पाया तो सारा घर हलकर रह गया। नोट में लिखा था, मुझे जाना पड़ा, मैंने अपने आप को ढूंढना है। मैं तुम सबसे मोहब्बत करता हूं और यही मोहब्बत मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर मैं साया से मिलकर रहूंगा। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, बुराह करम परेशान ना हूं। हारिस उम्र का चेहरा फक हो गया। नहीं, उसने क्या कर दिया? वो साया के पास जा रहा है, वो उसे मार डालेगा। जारा ने फोन उठाया, हमें फौरन सुपरिंटेंडेंट को कॉल करनी चाहिए, मगर उमर ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं जारा, अगर पुलिस शामिल हो गई तो साया और भी खतरनाक हो सकता है। वो हारिस को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें खुद ही जाना होगा। उमर, जारा और फारिस ने जल्दी से तैयारी की। यूसुफ की डायरी में एक पता था, एक पुराना बंगला शहर के बिल्कुल बाहर, एक वीरान इलाके में। उन्हें शक था कि साया वहीं छिपा हुआ है। जब वो गाड़ी में सवार होकर तेजी से इस पत्ते की तरफ निकले तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंग अब अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रही है, एक ऐसा इख्तिताम जो कुछ भी छोड़ सकता था। इधर हारिस एक टैक्सी में सवार अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके इरादे पख्ता थे। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना करने जा रहा था, चाहे वो सच कितना ही तकलीफदेह क्यों ना हो। जैसे जैसे वो बंगले के करीब पहुंचा, उसके जहन में उसके बचपन के वो पुराने मंजर गर्दिश करने लगे। आबिद खां का हिंसता हुआ चेहरा, उसे स्कूल छोड़ते हुए, उसे तहफे देते हुए। क्या ये सब झूठ था? क्या प्यार के इन लम्हात में भी एक ठंडा हिसाब किताब चल रहा था? टैक्सी ने बंगले के सामने रखकर एक झटका लगाया। हारिस ने टैक्सी अदा की और बाहर निकला। बंगला पुराना और वीरान लग रहा था, मगर उसके एक कमरे में रोशनी जलते हुए नजर आ रही थी। हारिस ने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर उम्र की झरियां थीं, मगर आंखें वही थीं, वही आंखें जो हारिस ने हमेशा अपने सामने देखी थीं। आबिद खां, साया। आबिद, आखिर तुम आ गए। हारिस, आबिद ने आहिस्ता से कहा।